हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं नीट 2026 का जो केमिस्ट्री पेपर है उसमें जो मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं इन डिटेल। आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा, बहुत सारे कोचिंग में सॉल्यूशन को अपलोड कर दिया गया है ऑन द सेम डे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारा सॉल्यूशन में बस आंसर बस बताया गया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ शायद ही कोई आपको दिख रहा होगा अभी तक सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैं आपको उन सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहा हूं जो मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल के थे। अगर आप नीट 2026 के केमिस्ट्री पेपर को देखोगे तो 3 और 4 क्वेश्चंस मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे, लगभग 5 to 6 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल पे थे। तो लगभग जो ये क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है हम लोग आज के क्लास में देखिएगा, लगभग 12 क्वेश्चंस के करीब डिस्कस करने जा रहे हैं और सभी क्वेश्चन जो है मॉडरेट और डिफिकल्ट में आप कैटेगराइज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका किस टॉपिक में क्या स्ट्रेंथ है। कुछ इजी भी लग सकते हैं स्टूडेंट को इसमें से कुछ क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 12 क्वेश्चंस डिफिकल्ट और मॉडरेट थे। मॉडरेट इसमें अगर कहा जाए तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मॉडरेट है, 2 क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है। अदर देन दैट कोई भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट तो नहीं ही है अगर आपने केमिस्ट्री का अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो ये वीडियो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है जो नीट 2027 को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नीट 2026 का हर क्वेश्चंस को डिस्कस करना है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। इजी क्वेश्चंस तो आप खुद से भी कर लोगे, हर जगह अवेलेबल है, आपको हर वीडियोज में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने अपने आप को फोकस रखा है डिफिकल्ट और मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस पे ही। चलिए तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सिलेक्ट द रिएजेंट विच रिड्यूसेस नाइट्राइल टू प्राइमरी एमीन। तो बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि आपको नाइट्राइल लेना है और इसको रिड्यूस करके हम लोग को क्या कर देना है, आपको इसको रिड्यूस करके प्राइमरी एमीन में बदल देना है। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कर सकता है, तो देखिए सबसे पहला है LiLH4, बिल्कुल करेगा। LiLH4 हर हेट्रोलिटिक, ये क्या करता है, ऑल हेट्रोलिटिक जो बॉन्ड होता है आर रिड्यूस्ड, ऑल हेट्रोलिटिक बॉन्ड्स आर रिड्यूस्ड। तो भाई ये रिड्यूस कर देगा। अगर आप डिटेल में जाना चाहोगे तो कैसे करेगा, तो पहली बात तो ये सोर्स ऑफ H- है, ये क्या होता है, सोर्स ऑफ H- होता है, और सोर्स ऑफ H- है तो क्या होगा, RCN पे पहले अटैक होगा H- का, और H- अटैक करके फिर क्या करेगा, नाइट्रोजन को इधर कर लेगा, बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड N, और ये बन जाएगा LiAlH3, ये इसके साथ कंबाइंड रहेगा। फिर आपके पास एक बार और H- आपके पास अटैक करेगा और फिर ये इधर जाएगा और हो जाएगा RCH2N LiAlH3 का होल ट्वाइस। अब जो वाटर आपने रखा है, वाटर से ये H+ सब्सट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि देखिए एक्चुअल में इसको OH- चाहिए, जो LiAlH3 है उसे OH- चाहिए। तो वाटर जब आप रखोगे तो क्या होगा, वाटर दो वाटर जो होगा इसको क्या कर देगा, 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा, और इधर ये जो लिथियम एल्युमिनियम आपके पास जो हाइड्रोजन है, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन है, इसको आप क्या करोगे, 1 मिनट सॉरी, लिथियम एल्युमिनियम जो आपके पास H3 है वो क्या करेगा, OH का होल 2 अपने साथ अटैच कर लेगा, OH अटैच कर लेगा, ठीक है, 2 ये बन जाएगा। तो एक तरह से देख सकते हो आपके पास आपका प्राइमरी एमीन बन चुका है। तो ये जो ऑप्शन है आपका, ये सही ऑप्शन है, ए विल रिड्यूस नाइट्राइल टू प्राइमरी एमीन। अब देखिए SnHCl की बात करते हैं। स्टूडेंट को कंफ्यूजन यहीं पे हुआ होगा, और इस क्वेश्चन में एक एम्बिग्युइटी भी है, इसमें दो आंसर सही है।
ये बोनस जाएगा। जो स्टूडेंट मैं आंसर ऐसे बता देता हूं, इसका आंसर बी सेकेंड भी होगा और फोर्थ भी होगा। सेकेंड और फोर्थ दोनों इसका आंसर होने जा रहा है। रीजन यही है, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया। अब SnHCl की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप RCN को अगर आप क्या करते हो, SnHCl के साथ करवाते हो रिड्यूस, तो सबसे पहले ये H+ प्रोवाइड करेगा HCl। अब H+ प्रोवाइड किया, नाइट्रोजन के पास यहां लोन पेयर है, तो H+ किस पे पास जाएगा, नाइट्रोजन पे जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास यहां बन गया N पे प्लस और H। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो है ये इधर ट्रांसफर होगा और बन जाएगा R पे C+ डबल बॉन्ड NH। अब देखिए, इस R पे जो C+ है उसी को हमें क्या करना है, आपको प्रोटोनेट करना है। तो अल्टीमेटली प्रोटोनेट करने का मतलब है आपको H- एक तरह से चाहिए यहां पर। तो क्या करेगा, समझिएगा कि सबसे पहले टिन यहां पर अब क्या करेगा, टिन 2+ 2 इलेक्ट्रॉन में जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां पर गया तो ये बदल जाएगा Rc-, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, Rc- डबल बॉन्ड NH, और फिर यहां पर क्या होगा, H+ प्रोवाइड करके, फिर आपके पास H+ प्रोवाइड करके ये बन गया आइमीन में बदल गया, CH डबल बॉन्ड NH, और फिर सेम प्रोसेस रिपीट कर दोगे आप, और रिपीट करने से आपको बन जाएगा RCH2NH2। स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टीफेंस रिएक्शन से कि अगर मैं SnCl2 और एक्वस HCl डालता यहां पर तो आपको अल्डिहाइड बनता। चूंकि एक्वस HCl डालता तो यहां पे आइमीन बनने के बाद क्या होता, वाटर का अटैक हो जाता, और वाटर का जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता तो क्या हो जाता, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता। लेकिन यहां पर SnHCl है, याद रखिएगा, ये नोट में मैं लिख दे रहा हूं कि अगर आपके क्वेश्चन में ये रहता कि SnCl2 प्लस एक्वस HCl, तब ये स्टीफेंस रिएक्शन है और इसमें क्या होगा, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहां पर SnCl2 HCl एक्वस नहीं दिया हुआ है, यहां पर SnHCl दिया हुआ और इसलिए एमीन ही बनेगा। अगला ऑप्शन था निकेल हाइड्रोजन। निकेल हाइड्रोजन तो बिल्कुल करेगा। निकेल हाइड्रोजन रिड्यूस ऑल हेट्रोलिटिक एज वेल एज होमोलिटिक पाई बॉन्ड, सारे पाई बॉन्ड को, चाहे हेट्रोलिटिक हो या होमोलिटिक हो, सबको रिड्यूस करता है। तो सी ऑप्शन तो सबको दिख ही रहा होगा, तो आपको दिख रहा होगा फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही आ रहा है। अब देखिए डी और ई में क्या है, जो डी है वो भी रिड्यूस करेगा आपको नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन में इन द सेम वे जैसे कि आपने इसमें सोचा है। अगर आप इसमें RC ट्रिपल बॉन्ड N में सोडियम Hg और अल्कोहल डाल देते हैं, तो ये क्या होगा, पहले सोर्स ऑफ H+ होगा, और सोर्स ऑफ H+, तो फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट कर दो आप, N+H, और फिर Rc+ हो जाएगा डबल बॉन्ड NH। फिर यहां पर सोडियम जो है क्या करेगा, 2 सोडियम क्या करेगा, 2Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर रीच करेगा, बन जाएगा Rc- डबल बॉन्ड NH। फिर ये H+ का सोर्स है आपके पास, ये बन गया RCH डबल बॉन्ड NH, आइमीन बना। फिर सेम प्रोसेस को दोबारा रिपीट कीजिए, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो प्रोसेस है रिपीट कीजिए, आपके पास RCH2NH2 बन जाएगा। तो जो सोडियम Hg अल्कोहल है वो भी क्या करेगा, नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन में बदलेगा। तो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन भी आपका सही हो गया। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो A-C-D भी लिखा हुआ है ऑप्शन, और एज वेल एज आप देख सकते हो A-B-C भी लिखा हुआ है ऑप्शन। तो दो आंसर इसमें सही माना जाएगा। जो स्टूडेंट A-C-D मारे उनका भी सही आंसर आएगा, और जो A-B-C मारे उनका भी सही आएगा। ई ऑप्शन अब नहीं है। ई ऑप्शन नहीं है क्यों, क्योंकि अगर आप क्या करते हो, नाइट्राइल पे, अगर आप नाइट्राइल पे Br2NaOH डालोगे तो ये क्या होता है, शायद आपको पता होगा, ये बदल जाता है एमाइड में। ठीक है, आपको बदल जाता है एमाइड में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एमाइड में यहां पे कन्वर्जन होता है, और ये आप कर सकते हो। आपको ये बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है। कार्बाइलेमेंट टेस्ट वगैरह के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना। फिर इसको बाद में प्राइमरी एमीन बनाया जाता है विथ अदर रिएजेंट यूज्ड।
तो ये आपका जो है बेस वगैरह लेकर के आपको इसको प्राइमरी एम्यून में बदला जाता है। खैर, तो ये जो है आपका तरीका जो है, नाइट्राइल को अगर आप डायरेक्टली प्राइमरी एम्यून में बदलना चाहते हो तो Br2 एक्वस NaOH नहीं करेगा, ये एमाइड में बदल देगा, जबकि बाकी जो 4 ऑप्शन है वो सभी का सभी करेगा। तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का था, इसलिए भी डिफिकल्ट था क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन है और सही हो रहा है और एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रहा है बच्चों के लिए, तो ये डिफिकल्ट कैटेगरी में डाला जाएगा। चलिए, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीट 2026 का अगला क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री से, जिसमें कि आप देख सकते हैं 2A गैस प्लस B गैस 2D गैस है और इसमें डेल्टा U का वैल्यू दिया हुआ है और डेल्टा S का वैल्यू दिया हुआ है 298 केल्विन पर, और आपको डेल्टा G का वैल्यू निकालना है और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन भी डिसाइड करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर डेल्टा S देता तो आसान होता, लेकिन डेल्टा G इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0। अब अगर डेल्टा H0 की बात करते हैं तो क्या होगा, डेल्टा U0 प्लस डेल्टा NGRT माइनस टी डेल्टा S0। क्लियर बात? तो डेल्टा U0, जो डेल्टा U0 है आपको दिया हुआ है -10 किलो जूल। डेल्टा NG जरा गौर कीजिएगा, इधर अगर आप देखिएगा प्रोडक्ट में तो आपके पास 2 मोल है गैस का, गैस को ही देखना सिर्फ, और इधर अगर आप देखिएगा 3 मोल है गैस का। तो अगर आप 2 + 1, तो अगर आप क्या करते हो 2 - 3 इंटू R 8.314 इंटू 10⁻³ और इंटू 298 किलो जूल में मैंने कर दिया है, और माइनस टी डेल्टा एस मतलब 298 इंटू डेल्टा एस का वैल्यू है -44 जूल। तो जूल में अगर इतना है तो किलो जूल में कितना हो जाएगा, और 10⁻³ फिर गुना ही होगा इसमें भी। तो अल्टीमेटली आपको दिख रहा होगा -10 प्लस, और यहां पे दिखेगा ये हो जाएगा -1 इंटू 8.314 इंटू 0.298, और यहां फिर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 0.298 इंटू 44। तो अल्टीमेटली आपके पास हो जाएगा -10, और यहां पर मैं क्या करता हूं 0.298 को मैं कॉमन ले लेता हूं, 0.298 को कॉमन ले लिया और ये हो गया -8.314 प्लस 44। तो अगर आप देखोगे 44 में से, देखो अब थोड़ा सा मैं अप्रोक्सीमेशन कर लेता हूं, -10 प्लस 0.3 कर लेता हूं मैं, और ये 44 में से 8 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे अप्रॉक्स तो कितना आ जाएगा 36, लगभग, नॉट एग्जैक्टली। तो -10 प्लस कितना हो गया, ये प्लस में 10.8 के करीब हो रहा है, 10.8 के करीब हो रहा है, मतलब लगभग पॉजिटिव में आ जाएगा, कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो आंसर यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया है, होपफुली ये मानते हुए, और मुझे लग रहा है कि सही किया हुआ है मैंने। अगर आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 35 पॉइंट कितना, 35 मतलब ये हो जाएगा 6। ये कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर, इसी कारण से इसको मैंने मॉडरेट में डाला भी था। दूसरा एक ये था कि ये भी लगाना था आपको यहाँ पर, उसके बाद हो जाएगा 8, उसके बाद हो जाएगा 6। तो 35.686 में अगर आप लगभग 0.3 है, तो अगर 35 तो ये पॉजिटिव तो जाएगा ही, ये तो पॉजिटिव जाएगा ही। तो मतलब ये लगभग मुझे जहाँ तक दिख रहा है 63568 के करीब आएगा। इतना आपको करना पड़ता है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। बहुत बार स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि इतना कैलकुलेशन कैसे करेंगे एग्जाम में। तो देखिएगा मैंने कैसे स्मार्टली करा, मैंने इसको 0.3 मान लिया, मैंने इसको -8 मान लिया, लगभग, नॉट एग्जैक्टली। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप सभी को नहीं बढ़ा दोगे, एक को बढ़ाओ तो दूसरे को थोड़ा घटाओ भी। तो जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो इसको थोड़ा लगभग रेंज में ही रखा, बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं किया मैंने। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो गया, 3 ऑप्शन। समझ गए होंगे किस तरह से करना था, बहुत इजी सवाल ही कहा जाएगा अगर कैलकुलेशन ना होगा इसमें तो, एज वेल एज अगर डेल्टा एस डायरेक्ट देता तो। चूंकि डेल्टा यू दिया हुआ था इसलिए मैंने इसको मॉडरेट में रखा, दूसरा है कि कैलकुलेशन में डिफिकल्ट था। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है, ऐसे ये एनसीईआरटी से रिलेटेड की क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक बल्ब है 150 वाट का, बल्ब जो है वो कह दिया गया है आपको कितना है, 150 वाट का है। और 150 वाट मतलब बल्ब जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा होगा वो 150 जूल पर सेकेंड, 150 जूल पर सेकेंड ले रहा होगा।
अब ये कहा जा रहा है 8% एनर्जी, 8% एनर्जी इंटू लाइट, कन्वर्ट कर रहा है 8% एनर्जी इंटू लाइट। मतलब आपको एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, लाइट एनर्जी आप कह सकते हो, लाइट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड कितना हो जाएगा, 150 का 8% दैट इज इक्वल टू 12 जूल। तो 12 जूल जो होगा वो क्या होगा, हर मतलब कह सकते हो कि आपको हर सेकेंड जो एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। क्लियर है? अब क्या है आगे, ये हो गया। अब क्या आ रहा है कि 1 फोटोन का एनर्जी, अगर एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आपको दिया हुआ है, पर फोटोन दिया हुआ है आपको 4.42 इंटू 10⁻19 जूल, तो आपको पूछा जा रहा है कि बताइए नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड कितना हो जाएगा, टोटल जो आपको एनर्जी रिलीज हो रहा है वो 12 जूल हो रहा है, हर फोटोन का एनर्जी 4.42 इंटू 10⁻19 है। तो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 12/4.42 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19, तो इतना फोटोन्स आएगा। आप देख सकते हैं 3 से थोड़ा कम, 2.71 इंटू 10⁻19। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का ही माना जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एकदम हूबहू मेंशन किया हुआ है। तो आप कर सकते हैं, थोड़ा डेटा के चेंज के साथ किया हुआ है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी एक मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए जिससे कि आप आसानी से डिसाइड कर पाओगे। है क्या, आपको एक कंपाउंड P है C8H8O। अब देखिए C8H8O, इस तरह के कंपाउंड में क्या करते हैं, क्वेश्चन में हम लोग यूएफ फैक्टर निकाल लेते हैं। तो कितना होगा, 18 - 8/2 मतलब 5, 10/2 मतलब 5, तो 5 हो जाएगा। तो 5 होने का मतलब एक बेंजीन रिंग में 4 होता ही है। बेंजीन रिंग में आपको पता ही होगा यूएफ फैक्टर क्या होता है, एक साइकिल के कारण यूएफ फैक्टर और 3 इसके कारण, तो इसका यूएफ फैक्टर है 4। अब इसके अलावा एक और डबल बॉन्ड चाहिए, तो जो सभी में ऑप्शन में, देखिए सभी में ऐसा ही है, तो इससे आप डिसाइड कुछ नहीं कर पाओगे। अब क्या कर रहा है, गिव्स ए रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद 2Np रिएजेंट, 2,4 डाइनाइट्रोफॉस्फेट जो रिएजेंट होता है, डीएनपी रिएजेंट होता है, उसके साथ ये ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट देता है। तो ये जो है अल्डिहाइड और कीटोन दोनों करता है, तो इसलिए आप अल्डिहाइड और कीटोन में इसे डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद कहा गया है एंड इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट। अब देखिए यहीं से फेलिंग सॉल्यूशन को सिर्फ अल्डिहाइड रिड्यूस करता है, कीटोन रिड्यूस नहीं करता है। तो बोल दिया गया इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट, इसका मतलब कीटोन ही आंसर हो सकता है, जो कि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में है। क्लियर है? अब उसके बाद करा ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड। अब देखिए कीटोन को अगर आप क्या करते हो, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करते हो। अब ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन के लिए क्रोमिक एसिड CrO3 KMnO4H+ लिया जा सकता है। तो कीटोन का जो बॉन्ड होता है ना, अगर आपके पास कीटोन है इस तरह से, तो आपका जो कीटोन का बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है एक तरफ से, तो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, और इधर भी आपका R' मतलब अल्कोहल बनेगा, ये भी फिर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में बदल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो कीटोन है, आपका जो कीटोन है वो पता है कि कीटोन ये है। अब इसका जब हम ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये जो बॉन्ड है ना वो रुकेगा नहीं, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। इनोलाइजेशन के थ्रू होता है, ऐसा आपको पता होगा अगर आप ध्यान दोगे इसमें, तो इनोलाइजेशन के थ्रू होता है। तो आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि फर्स्ट वन इज एसिटोफिनोन P एंड Q इज बेंजोइक एसिड। सीधा सीधा क्लीवेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्लीवेज हो जाएगा बॉन्ड का। ठीक है, समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था ये। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगर इंडिविजुअली हर ऑप्शन को देखा जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन ऑप्शन चूंकि ऐसा दिया हुआ है तो ये थोड़ा इसको इजी बना देता है। तो अगर स्टूडेंट ऑप्शन से इलिमिनेट करके चलेंगे तो उनको बहुत तुरंत पकड़ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, क्यूमीन को फिनॉल में बदला, बहुत फेमस रिएक्शन। क्यूमीन को फिनॉल में बदलने के लिए आप O2 लोगे पहले,
जो कि क्यूमीन के बीच में ओ कर देता है, जोड़ देता है, यहां पर ओ और ओ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन डालने से, और फिर H2OH+ डालने से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आ जाए, मतलब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, मतलब OH जो होगा यहां पे आके जुड़ जाएगा और एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिनॉल प्लस एसीटोन बनता है, अगर इस रिएजेंट को लिया जाए तो एसीटोन बन जाता है। तो बहुत फेमस रिएक्शन है, सबको पता होगा। तो ए का हो जाएगा 2, तो ए का 2, ए का 2, ए का 2, तीन ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले में कह रहा है कि CH3COOH को, एसिड को आप क्या कर रहे हो, अल्कोहल में बदल रहे हो। तो एसिड को अगर आप अल्कोहल में बदलोगे तो उसका तरीका क्या हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम एक लेते हैं तो ऐसा किया जा सकता है, जो कि CH3OH, H+ और H2 कैटलिस्ट है। देख लीजिए H2 कैटलिस्ट है, आप इसको आसानी से रिड्यूस करते हो, CH3OH H+ करोगे तो इससे क्या होगा, ईस्टर बनेगा, पहले क्या होगा, ईस्टर में कन्वर्ट होगा, और ईस्टर को आप क्या कर लोगे, H2 कैटलिस्ट की मदद से रिड्यूस करके आप बना लोगे अल्कोहल। तो बहुत सिंपल सा है। अगला है कि आप देखो आइसोमराइजेशन कर रहे हो, तो पहले क्या करोगे, कॉन्क H2SO4 के साथ इसको पहले डिहाइड्रेट कर लोगे। अगर आपके पास CH3 CH2 CH2OH है और इस पे आपने कॉन्क H+ डाल दिया, कॉन्क H2SO4 डाल दिया, तो डिहाइड्रेट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और उसके बाद फिर आपने H+ एक्वस डाला, वाटर डाला, तो अब क्या होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन से क्या होगा, CH3 CHOH इधर चला आएगा और CH3 इधर चला आएगा। तो जो सी का ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, तो सी का ऑप्शन थर्ड होगा, वो दिख रहा होगा। बी का ऑप्शन आप देख सकते हैं, बी का ऑप्शन आप देख सकते हैं, रुक जाइएगा, मैंने कहा ए का ऑप्शन क्या होगा, 2, ए का ऑप्शन 2। उसके बाद सी का ऑप्शन अगर आप देखोगे तो साफ दिख रहा होगा 4, सी का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 4। ठीक है, बी का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा थर्ड, और डी का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1। तो आंसर जो है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का 2 है। ठीक है, तो ये आपको थर्ड का सी का, बेसिकली सी ऑप्शन का आपको आंसर क्या आना था, सी का आना था 4, सी का 4 दिया हुआ है इसमें, 2 में और 4 में, और 4 तो पहले ही गलत हो गया था क्योंकि ए का तो 2 होना ही है। तो ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ कि आसानी से कर सकते हो। हालांकि ये जो भी रिएक्शन दिया सब इजी है, कोई कठिन रिएक्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, क्योंकि एक से ज्यादा रिएक्शन है इसलिए इसको मैंने मॉडरेट में रख रखा है। देखिए ये क्वेश्चन, फिर ये मॉडरेट लेवल का मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन है। कहा जा रहा है कि द लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, जिसका कि मोलर मास 60 ग्राम दिया हुआ है, इन 75 ग्राम बेंजीन इज। तो मोलरिटी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कर लोगे, ग्राम में इंटू 1000 कर लोगे, यही करना है आपको। तो मोल कितना होगा, अगर आप देखोगे 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड है, मोलर मास 60 है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 75 है, इंटू 1000। क्लियर है, तो अगर आप करोगे तो ये और ये कट गया है, 75 जो कटेगा 3 से कटेगा, और ये कितना से कटेगा, 4 से कटेगा, तो 2.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 18, मतलब बेसिकली 10/18, मतलब 10/18 आ रहा है। अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.556 के करीब आना चाहिए, मुझे तो यही लग रहा है 0.556 के करीब आ रहा है, तो आंसर ए इज करेक्ट। अगला ऑप्शन कर रहा है कि द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, मोलर मास दिया हुआ इन 450 मिलीलीटर इज इतना। तो देखो, तो मोलरिटी का फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो आपके पास होगा मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, है ना, मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो मोल कैलकुलेट कर लीजिए भाई, मोल आपके पास है 5/40 एंड ये दिया हुआ है 450 इंटू 1000। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो आपके पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 45, यही बचेगा, सॉरी 50 डिवाइड बाई 4 इंटू 45, 50 डिवाइड बाई 4 इंटू 45। ठीक है, तो इसी को करते हैं 50 डिवाइड बाई 4 इंटू 45। तो अगर आप देखोगे तो ये 10 से कटेगा और ये 9 से कटेगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 10/9/4, मतलब 10/36।
अब 10/36 को अगर आप करते हो तो क्या होगा 36 इंटू 2, और फिर आप कैलकुलेशन कर लोगे। मुझे लग रहा है कि सही ही जा रहा है, ये सही ही जा रहा है। अप्रॉक्स में देख रहा हूं, कैलकुलेशन मैंने पूरा किया नहीं है, कर सकते हैं आप। 0.278 बोला जा रहा है, 0.278 बोला जा रहा है। तो चलिए मैं कर देता हूँ। 36 को मैं अगर 100 करता हूँ तो कितना होगा, 2 टाइम्स 72 एंड दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा 8 और दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, फिर इसको ये लगेगा तो फिर आप उसके बाद कितना लगाओगे, इसमें लिखा हुआ है 7 तो 2.27 तो 2 और ठीक है, सही है, बी भी सही है। ठीक है, अब सी ऑप्शन करा है कि एक्वेटिक लाइफ आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, सही लिखा हुआ है, क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व करेगा। गैस जो होता है लो टेम्परेचर पे ज्यादा डिजोल्व करता है, और जब गैस लो टेम्परेचर पे ज्यादा डिजोल्व करता है तो एक्वेटिक लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल होगा कोल्ड वाटर में। तो सी भी आंसर सही है, ए बी सी आ गया है। अब आगे बात कहा जा रहा है कि द सोलेबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर, गलत है। प्रेशर बढ़ाओगे, हेनरी लॉ प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सोलिबिलिटी बढ़ेगा, तो गलत लिखा हुआ ये स्टेटमेंट। फिर कह रहा है कि ई ऑप्शन, फॉर ए बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आर Na and Nb respectively, the mole fraction of B is given by Na by Na plus Nb, बिल्कुल गलत। मोल फ्रैक्शन ऑफ B होगा Nb by Na plus Nb। तो ए बी सी जो है आपका सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन में 1 मारूंगा। ठीक है, 1 ली चूंकि लिखा हुआ है, ऐसे तो अगर ए और बी भी सही है, ए और सी भी सही, लेकिन चूंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इंडिकेटर आपको ऐड किया हुआ है सिलेबस में, आपको देखना है। फिनोल्फेथलीन इज यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है आपके पास, और इसको आप क्या कर रहे हो, एक ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ ट्राइट्रेट कर रहे हो। तो कहा जा रहा है कि बताइए किस तरह से कलर चेंज होगा। देखिए फिनोल्फेथलीन का जो कलर होता है वो आपको पता होगा, फिनोल्फेथलीन जो कलर होता है वो चेंज होता है पीएच कितना से 8.2 से 10.1, और इसमें 8.2 पे होता है कलरलेस और 10.1 पे होता है पिंक। मतलब अगर आप देखोगे तो ये बेसिक रेंज में पिंक कलर होगा और एसिडिक रेंज में जाकर के क्या होगा, नॉन कलरलेस होगा। तो अगर आप देखोगे शुरू में आपने बेस रखा है तो इसमें क्या होगा, फिनोल्फेथलीन पिंक कलर का होगा, और जब आप इसको टाइट्रेट करोगे एसिड के साथ तो धीरे धीरे एसिड का अमाउंट बढ़ेगा तो कलरलेस की तरफ आएगा। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का पिंक टू कलरलेस। ठीक है, कलरलेस टू पिंक नहीं, पिंक टू कलरलेस। क्योंकि नॉर्मली आप ज्यादातर टाइट्रेशन में एसिड लेते हो, बेस डालते हो, तो कलरलेस टू पिंक स्टूडेंट को याद रहता है कि कलरलेस टू पिंक होगा। तो 8.2 से 10.1 की तरफ जाओगे तब कलरलेस टू पिंक होगा। यहां पर क्या किया गया है, यहां पर बेसिक सॉल्यूशन लिया गया है जिसमें पीएच पहले 12-13 के करीब होगा और धीरे धीरे पीएच घट रहा होगा। तो भाई आपका कलर चेंज होगा, पिंक टू कलरलेस होगा। समझ गए? इस क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लग सकता है किसी को कि नया है, लेकिन कुछ नया नहीं है। इस तरह क्वेश्चन मिलता है आपको अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो। CO2 गैस है 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर ही है, और इसको हॉट कॉक के साथ ट्रीट कर दिया गया है, गर्म कर दिया गया है। कॉक मतलब वाटर ही है, सॉरी कॉक मतलब ग्रेफाइट ही है, कार्बन ही है। तो अगर आप इसको किए हो तो वॉल्यूम आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन बिकम्स 1.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको जब आपको कंप्लीट रिएक्शन करवा दिया गया है तो ये होगा क्या, 2CO गैस होगा। तो मान लेता हूं मैं ये 1 - x हुआ होगा कंज्यूम, तो यहां बना होगा 2x। ये तो सॉलिड है, इसको भूल ही जाइए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फाइनल वॉल्यूम है, वी फाइनल है, वो कितना है 1.4 डेसीमीटर क्यूब। मतलब 1 - x + 2x = 1.4, मतलब x का वैल्यू कितना 0.4। तो x का वैल्यू यहां पर 0.4 होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। और x का वैल्यू अगर 0.4 है, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू अगर आपका 0.4 है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि जो कंपोजिशन होगा आपका, जो वॉल्यूम ऑफ CO2 हो जाएगा वो हो जाएगा 1 - x मतलब 0.6,
और वॉल्यूम ऑफ CO जो हो जाएगा 2x, 2x will be equal to 0.8. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी वॉल्यूम ऑफ CO विल बी 0.8 डेसीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी 0.6. तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन. क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन कर रहा है गिवन बिलो द एक्सप्रेशन इज रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अकरिंग एट ए सर्टेन टेम्परेचर T. दिया हुआ है आपको ln K इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 14.34 माइनस 1.24 इंटू 10 पावर 4 बाई T. और करा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा किलो कैलोरी पर मोल में. देखिए आपका एक्सप्रेशन जो होता है वो ये होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के टर्म में EA बाई RT. तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करोगे तो आपको दिख रहा होगा EA बाई R विल बी इक्वल टू 1.25 10 पावर 4 और R का वैल्यू लगभग 2 होता है. यहां पे देखिए 1.987 दिया हुआ है लेकिन मैं लगभग 2 लेके चल रहा हूं. तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 किलो कैलोरी में अगर मैं लेता हूं तो इंटू 1.24 इंटू 10 पावर 4. तो बेसिकली वी हैव लगभग 25 किलो कैलोरी आ जाएगा. अगर आप देखोगे 25 किलो कैलोरी पर मोल के करीब में जो आंसर है वो क्या है फर्स्ट ऑप्शन है. तो मैं वही करूंगा. इतना आपको अप्रोक्सीमेशन करना चाहिए क्वेश्चंस वगैरह बनाने के क्रम में. ठीक है, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी रहे. आसान क्वेश्चन कहा जाएगा इसे. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पेसिस अमॉन्ग Mg, Mg2 प्लस एल्यूमिनियम एंड Al3 प्लस आर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एंड Mg2 प्लस रेस्पेक्टिवली. देखिए अगर आप केटायन का रेडियस कंपेयर करोगे आप उसके एटम से तो वो ऑब्वियस सी बात है कम होता है. एल्यूमिनियम का भी इसी तरह से क्या होता है एल्यूमिनियम से कम होता है. तो ये तो कंफर्म है कि छोटा जो होगा वो केटायन ही होगा. लेकिन अब उसमें थोड़ा सा डेटा भी ध्यान रखना होता है कि जो मैग्नीशियम है उसका साइज 160 पिकोमीटर के करीब होता है और इसका लगभग 90-88 के करीब होता है पिकोमीटर. और अगर आप एल्यूमिनियम का साइज देखोगे तो 120 पिकोमीटर के करीब होता है और ये जो होता है लगभग 60 पिकोमीटर के करीब होता है. तो अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो है वो मैग्नीशियम है और सबसे छोटा जो है वो एल्यूमिनियम 3+ है. तो यहां पर जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली अपोजिट लिख दिया गया है. मैग्नीशियम यहां लिखना चाहिए एल्यूमिनियम 3+. तो यही जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, बाकी आगे सही ऑप्शन ही है. वैसे आप सिंगल आंसर करेक्ट में है तो आपको एग्जाम में ये सब चेक करने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं बता दे रहा हूं. अनिल सेप्टियम इसका नाम होगा. तो ये सही लिखा हुआ है स्टेटमेंट. करा है कि सिमिलरिटी इन बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. सही लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट. ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम का इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा और कोवेलेंसी मतलब कितना लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है तो 6 एक क्लोरीन है और 5 वाटर है तो 6 होगा. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. आगे बात करते हैं हम इस पार्टिकुलर कंपाउंड पे. देखते हैं. देखिए बेंजीन को क्या किया गया है 6 क्लोरीन के साथ अगर आप क्या करते हो AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. हाइड्रोजन को हटाए करके क्लोरीन ऐड हो जाएगा, वो भी सब जगह ऐड हो जाएगा और 6HCl आ जाएगा. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इसमें जो होगा X में 6 क्लोरीन एटम होगा. अगर आप इसी चीज को क्लोरीन को यूवी लाइट के प्रेजेंस में ऐड कर देते हो, यूवी लाइट के प्रेजेंस में ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या होगा एडिशन रिएक्शन हो जाएगा और हर डबल बॉन्ड पे क्या होगा एक का क्लोरीन ऐड हो जाएगा. और हाइड्रोजन तो पहले से था ही, हाइड्रोजन तो पहले से था ही. ठीक है, तो ये जो है आपका प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में. तो दोनों में 6 ही आपका नंबर ऑफ क्लोरीन एटम होगा. तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन. तो इस तरह से मैंने नीट 2026 के केमिस्ट्री पेपर में जो अच्छे क्वेश्चंस थे रिलेटिवली, मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन जो डिफिकल्ट थे वो 2-3 ही थे. 4-5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, बाकी कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के थे. तो मैंने अभी के क्लास में लगभग 12 क्वेश्चंस डिस्कस किया है, जिसमें से आप देख रहे होंगे 2 to 3 क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट लग रहा होगा और बाकी क्वेश्चंस कुछ इजी भी आपको दिख रहा होगा.
तो आपको अगर नीट 2026 का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करना है तो ऑब्वियस सी बात है नीट 2026 के हर क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करना है, समझना है। और इस पार्टिकुलर वीडियोस में मैंने आपको जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे नीट 2026 केमिस्ट्री के उसको डिस्कस कर दिया है। थैंक यू।